दिसंबर में यूक्रेन जंग को लेकर यूरोप में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी खबर है उस लिहाज से जहां यूक्रेन और रूस की जंग में नया मोड़ आ गया है। हालांकि इस बीच आपको यह भी समझना होगा कि रूस और यूरोपीय देशों के बीच कभी भी सीधी जंग शुरू हो सकती है। आसार साफ नजर आ रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस पर बड़ा हमला हुआ। भीषण प्रतिशोध पुतिन की सेना ने अब लेने का फैसला लिया है। हालांकि यूक्रेन पर बड़ी संख्या में घातक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए हैं। क्रिसमस से पहले रूस और यूक्रेन की जंग बहुत विध्वंसक हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे ट्रंप के शांति प्रस्ताव फेल हो गया है या फिर रूस को घेरने के लिए जिस तरह से यूरोपीय देश दाव चल रहे हैं उससे पुतिन को यूरोपीय देशों के खिलाफ बड़ा बारूदी फैसला लेने का मौका मिल गया है। यही बड़े सवाल हैं। और साथ ही ये कि क्या रूस और यूरोप के बीच बढ़ता टकराव दिसंबर में बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। होगा एक्सपर्ट से सवाल और डिटेल तस्वीरें, क्योंकि यूक्रेन जंग में यह साफ नजर आ रहा है कि पुतिन का क्रोध चरम पर पहुंच गया है, जबकि ज़ेलेंस्की के पास विकल्प अब कम बचे हैं। नेटो और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी भी ज़ेलेंस्की की टेंशन कैसे बढ़ा रही है। यूरोप में आखिर क्या होने जा रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। लेकिन शुरुआत उस बड़ी तस्वीर के साथ करते हैं जहां समझिए कि कैसे क्रिसमस से पहले ही रूस की बड़ी तैयारी को लेकर खबर। हालांकि रूस का यूक्रेन पर 2025 का सबसे विध्वंसक हमला, जहां रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया। बड़ी खबर यह है कि कीव, लवीव, निप्रो समेत कई बड़े शहरों पर एक साथ अटैक हुआ है। फिलहाल 29 इलाकों में पावर स्टेशन से लेकर सप्लाई लाइन को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से रूस के हमलों को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर और वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। का ये सबसे बड़ा हमला है जहां यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। खबर है 34 क्रूज, 14 बैलिस्टिक और 3 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर। कीव में ही फास्टिव रेलवे स्टेशन, एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ है। बिला सिरखवा, लवीव में ही पावर प्लांट पर हमला हुआ है। निप्रो, पोल्तोवा और चार्निहाइव में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। फिलहाल इस बीच आपको यह भी बता दें कि क्रिसमस से पहले ही रूस का ये यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला है और क्रेमलिन में ही हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 मिग-31 फाइटर जेट का भीषण एयर अटैक। क्रिमिया से भी क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। स्कैंदर मिसाइलों से पावर स्टेशन पर हमले को लेकर रिपोर्ट में किया गया है दावा। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां साफ है कि लगातार एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही क्रूज मिसाइल को क्रिमिया से किया गया है लॉन्च। अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। कीव के ही सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर। इसी हमले से कीव में 12 घंटे तक बिजली गुल हो गई। रूस का कीव पर बड़ा हमला, जहां ड्रोन अटैक से दहले कीव के कई इलाके। अब तस्वीर उन इलाकों की जहां हमलों को अंजाम दिया गया। रूस ने शाहिद और गिरान ड्रोन से इन जगहों पर हमला किया। यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ है। खबर आ रही है यूक्रेन के लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पर अटैक को लेकर, जहां रूस के हमले में रेलवे लाइन को भारी नुकसान और पश्चिम से मिले हथियारों का शिपमेंट भी प्रभावित हुआ है। तो यूक्रेन के लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पर अटैक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर हुए बड़े हमले को लेकर, जहां रूस के हमले में रेलवे लाइन को भारी नुकसान, पश्चिम से मिले हथियारों का शिपमेंट प्रभावित। और यूक्रेन के ही लॉजिस्टिक वेयरहाउस पर हमले को लेकर खबर, जहां नोवापोस्ता वेयरहाउस पर यह ड्रोन अटैक की खबर है। फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के इस हालात को देखते हुए विंटर प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। विंटर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स, जहां पूरे तौर पर पावर सप्लाई इफेक्ट की जा रही है, वेपन सप्लाई रूट्स को हिट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल किस किस फ्रंट पर अभी तक
रूस आगे आ चुका है, ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। और लुहांस्क के साथ साथ डोनेस्क, फिलहाल ये दो फ्रंट है जहां पर रूस पूरी तरीके से क्या मजबूत हो चुका है। इसके अलावा खेरसों, ज़ेपोरोजिया, बखमुट और प्रोकोवस। बड़ी बात यही है कि 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जे को लेकर किया जा रहा है दावा। अब यूक्रेन में ही रूस के क्रूज मिसाइल से बड़े अटैक को लेकर एक खबर है। निप्रो के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई गई है और जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को किया गया है इंटरसेप्ट। तस्वीरें अलग अलग फ्रंट से आप देख चुके हैं, जहां एक सबसे बड़ी खबर आपको बताई कि किस तरीके से और कौन कौन से इलाकों पर रूस की तरफ से कब्जे का किया जा रहा है दावा। आज के इस हालात में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अब उसकी तस्वीर के साथ एक्सपर्ट से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन मामलों के जानकार, भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी संजय कुलकर्णी सर, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी आज समझने की कोशिश करें तो दावा किया जा रहा है कि रूस बहुत हद तक कब्जा कर चुका है। 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जे का मतलब क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल विंटर जिस प्रकार से आ रहा है और क्रिसमस अब आने को है, उससे पहले रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की घुटने टेक दे। माना भी जाता है कि कहीं ना कहीं रूमर्स हैं कि ज़ेलेंस्की शायद सरेंडर कर दे। ऐसे हालात में 96,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि तकरीबन 20% यूक्रेन का इलाका यूक्रेन हार चुका है। डोनबास का रीजन में तब भी कुछ एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन ज़ापोरिजिया हो गया, खेरसोन हो गया, कुछ इलाका खार्किव का हो गया, ओडेसा का हो गया, और अब ये जो लॉजिस्टिक हब है रेलवे स्टेशन जो कि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उससे तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर ही है जहाँ पे ज़बरदस्त हमला हुआ है। यानी कि पावर स्टेशन, आपके लॉजिस्टिक नेटवर्क, इसके ऊपर हमला। और जो लीव है जो कि पोलैंड से तकरीबन सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है, उधर भी हमले होते रहते हैं। यानी कि ज़बरदस्त प्रेशर है ज़ेलेंस्की के ऊपर। और जिस प्रकार से यूएस ने और ट्रंप ने कहा है, अगर ज़ेलेंस्की को इसी प्रकार का उसका रवैया रहा कि वो डोनबास का रीजन रूस को नहीं देंगे, तो शायद हो सकता है कि ट्रंप जो सपोर्ट नेटो को दे रहे हैं वो भी हट जाएगा। इससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर ज़बरदस्त दबाव है। चाहे मिसाइल्स ज़रूर जर्मनी ने डिप्लॉय किए हैं ये सोच करके कि कहीं रूस हमला ना कर दे, पर रूस हमला नहीं करेगा किसी भी यूरोपियन यूनियन पे जब तक कि वो रूस के ऊपर हमला ना करे। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की जो है वाकई बहुत ही बैकफुट पर है और रूस लगातार प्रेशर बनाए जा रहा है, जिससे जब भी ये स्ट्रैटेजिकल मूव था, ये सवाल प्रोफेसर अमिताभ उस लिहाज से अब मैं आपसे करना चाहती हूं जहां ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए दबाव तो पहले दिन से सामने आ रहा था। वल्नरेबल सिचुएशन पिछले 4 साल से ज़ेलेंस्की के लिए हो चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की जिस सपोर्ट के बलबूते अभी तक सामना रूस का कर पा रहे थे, क्या उसी सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ किया जा रहा है, चाहे यूरोप के फ्रंट, नेटो फ्रंट या अमेरिका की बात? इसमें चौथा फ्रंट भी है, इंटरनल फ्रंट जो यूक्रेन का है। हाँ, वहां पे वो डिफेंसिव हो गए क्योंकि पॉलिटिकली अब वो वीक पड़ते जा रहे हैं। उनके जितने भी एड्स थे उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं और रूस ये भली भांति जानता है कि अगर वो डिफेंसिव पे आए तब वो अटैक करने की पोजीशन में है। ट्रंप भी ये जानते हैं कि अगर वो डिफेंसिव पे हैं तभी वो सरेंडर करने के लिए या बातचीत के लिए शर्तें मानने के लिए तैयार होंगे। और फ्लोरिडा में अभी 3 दिन की बात जो कंक्लूड हुई है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और रुस्तम उमरोव के बीच, जो उनके नेगोशिएटर हैं यूक्रेन के, उनसे उनकी बातचीत से या उससे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं देख के लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई शांति आएगी। शांति का क्या स्वरूप होगा, सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी फिर बनी तो फिर क्या होगा। लेकिन रूस ये भली बात ही जानता है कि यही वो समय है जब वो मैक्सिमम अटैक कर पाए। 650 ड्रोन, ऊपर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल, अन्य मिसाइलें, कुल मिला के 700 लगभग जो आज अटैक किए हैं, उनको आप देख के यही लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाए। सर, लेकिन क्या पिछले 6 महीने या कहें कि इस साल 2025 की ये हकीकत नहीं है कि जहां एक रे ऑफ होप नजर आती है कि डायलॉग पॉसिबल हो पा रहा है, वहीं सब कुछ डीरेल हो जाता है? ये बात इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि लगातार अलग अलग फ्रंट से आ रही तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये रूस के फिलहाल वोस्टोक बैटल ग्रुप के एक्शन को लेकर एक बड़ी खबर है। यूक्रेन के निप्रो में MLRS से यह हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका को लेकर
लेकर एक और सबसे बड़ी खबर। फिलहाल देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी है उस वॉर फ्रंट की जहां लगातार हो रहे हमलों के बीच तस्वीरें आ रही हैं और ये वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन है। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका है। अब यूक्रेन में विध्वंसक हुआ रूस का ऑपरेशन। बड़ी खबर है यूक्रेनी सीमा पर ही 7,10,000 सैनिकों की तैनाती को लेकर। रूस ने यूक्रेन में सभी मोर्चों पर नए सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। 1255 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर रूस की किलेबंदी ही आज की एक और बड़ी खबर है। अब रूस की यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने की ये कोशिश। फिलहाल विध्वंसक होती रूस यूक्रेन जंग और उसकी तस्वीरों के साथ साथ आ रहे ये बड़ी खबर जिसमें साफ है कि किस तरीके से अब यूक्रेनी सीमा पर ही रूस हजारों सैनिकों की तैनाती को लेकर एक और बड़ा फैसला ले चुका है। इसी बारे में एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां समझिए कि आखिर किस तरीके से अब कुछ और एक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां रूस ने 7,10,000 सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात किए हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सुर्स्की का यह दावा है। रूस की तैनाती करीब 1255 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर फैली है। रूस लगभग पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, चाहे लिमन हो या पोक्रोवस्क, कुपियांस्क हो या हुलेपोले के मोर्चे पर भीषण जंग को लेकर खबर है और आने वाले वक्त में यूक्रेन के खिलाफ और विध्वंसक मिसाइल हमलों की आशंका को लेकर भी किया जा रहा है दावा। लेकिन इस बीच जो बात प्रोफेसर अमिताभ आपको कहते हुए मैंने रोकी थी वो इसलिए क्योंकि अगली बड़ी खबर जरा गौर से सुनिएगा। ये रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस को लेकर एक बड़े हमले की खबर है, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। हालांकि बड़ी खबर आपको बता दें, सारातोव में Tu-95 बॉम्बर का यह बेस है जिसे टारगेट किया गया। रूस के Tu-160 बॉम्बर के बेस पर हमला हुआ है, जिससे साफ है कि आज के इस हालात के बीच में भी, जहां बात चाहे पीस प्लान को लेकर हो या लगातार बिगड़ते हालात के बीच विड्रॉ किया जा रहा सपोर्ट हो, बावजूद इसके यूक्रेन लगातार रूस को टारगेट कर रहा है। और ये एक और हाई वैल्यू टारगेट को लेकर खबर है। रूस के एंगल्स बेस पर एयर रेड अलर्ट, अगली एक और बड़ी खबर। 5 धमाकों के बाद एंगल्स बेस में अलर्ट और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया। हालांकि एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर हमला बताया जा रहा है। सभी इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट मोड पर ही हैं। इसी बारे में करूं आपसे सवाल, उससे पहले 4 तस्वीरें भी एक साथ देखिए, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच ये साफ है कि कैसे रूस को टारगेट यूक्रेन कर रहा है। और ये रूस के एयरबेस पर हमले की तस्वीर, एंगल्स एयरबेस पर अटैक को लेकर खबर, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला है और ऑयल डिपो पर हमले की ही खबर, जहां हाई अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं। अब स्ट्रैटेजिकल और हाई वैल्यू टारगेट्स की जब हम बात करते हैं तो अब एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले की खबर उस लिहाज से समझिए क्योंकि ये रूस के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर हमला है। खबर है Tu-160 और Tu-95 के बेस पर ड्रोन अटैक को लेकर। खबर है सारातोव में मौजूद बेस में ऑयल डिपो पर अटैक को लेकर। खबर है सारातोव में सभी इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट पर हैं और एंगल्स एयरबेस रूस के सबसे महत्वपूर्ण बेस में से एक है। यही अब आपसे सवाल प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि यूक्रेन में बड़े हमले के लिए यहीं से उड़ान रूस के बॉम्बर भरते हैं और यूक्रेन के लिए यह बेस स्ट्रैटेजिक टारगेट नंबर 1 की कैटेगरी में आता है। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए सुरभि जी, एंगल्स एयरबेस जो है आपने देखा होगा ये तीसरी बार उस पर अटैक हुआ इस पूरे सीरीज में। और एक बार जब अटैक हुआ था तो रूसी कहते हैं कि 6 उनके जो विमान थे वो नुकसान हुए थे, हालांकि यूक्रेनियंस कहते हैं 13 से ज्यादा नुकसान हुए थे। तो एंगल्स तो एक टारगेट है ही। इस समय देखिए यूक्रेन के पास विकल्प क्या है। उनके जो सैनिक हैं, पैदल सैनिक, इन्फेंट्री, वो उनकी संख्या कम होती जा रही है। जो सोफिस्टिकेटेड उनके वेपन्स थे वो कम होते जा रहे हैं। अब लड़ाई सिर्फ केंद्रित है 2 ही चीजों पर, एक है एंटी मिसाइल डिफेंस और दूसरा ड्रोन्स और मिसाइल, जो दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। रूस इस समय इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकते हैं उन पर अटैक कर रहा है, ये उनके बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। और ये जनरल विंटर, जैसा जनरल साहब ने कहा, उसका ही असर है। आगे आके हम ये भी और पिछले 4 साल में आपने देखा होगा सुरभि जी, आप तो बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं इस चैनल पे, कि पिछले 4 साल में विंटर्स के समय ऐसे ही अटैक्स होते हैं, ओवर एरियल अटैक्स होते हैं
और ज्यादातर कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ से, पहले साल ऐसा नहीं किया गया था यूक्रेन की तरफ से, बट दूसरे, तीसरे और चौथे साल will it put an end to the war, sir? सवाल तो यही है, क्योंकि आज जिस तरीके से इन्हीं विंटर प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चौथा साल है सर ये युद्ध का, और आज के इस हालात के बीच में हो रही बातचीत क्या इन्हीं अटैक्स की वजह से डीरेल नहीं हो जाएगी? यही सवाल। नहीं, मुझे नहीं लगता डिरेल होगा। देखिए, आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, और इस स्ट्रेच करने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा भूमि कैप्चर करेंगे तो निगोशिएटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। यही यूक्रेन भी मानता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए तो उनकी निगोशिएटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कोई इस समय थमने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है इस समय, आप देखें, इस साल रूस ने सबसे ज्यादा टेरिटरी कैप्चर की है यूक्रेन की, पिछले पूरे 4 साल में, अगर क्राइमिया को छोड़ दें तो वो तो पहले ही कैप्चर हो चुका था। तो इस समय दोनों अपनी बढ़त बनाने की कोशिश में, जहां तक संभव हो, डिस्ट्रक्शन हो, लैंड कैप्चर हो। लैंड कैप्चर तो अब यूक्रेन कर नहीं पा रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पर, लेकिन तब जिस जाके तरीके से फिलहाल नेगोशिएशन। रूस लैंड कैप्चर कर चुका है, कुलकर्णी सर, अगला सवाल आपसे करूंगी कि यार रूस अब यहाँ गवर्न करने को भी तैयार होने वाला है, क्योंकि फिलहाल एक तस्वीर अब यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट्स की उड़ान की यह तस्वीर बताई जा रही है, जहां रूस के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया और पीछा कर रूसी मिसाइल इंटरसेप्ट कैसे की गई, वो तस्वीर देखिए। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन का क्रिमिया पर यह बड़ा हमला है। नेपच्यून मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार को लेकर खबर, रिहायशी इलाकों को यहां टारगेट किया गया। कैसे? एक और तस्वीर देखिए। क्रिमिया पर बड़ा हमला, नेपच्यून मिसाइल से विध्वंसक प्रहार। हमलों के बाद लगी आग की यह तस्वीर। अब यूक्रेन का रूसी पैदल सैनिकों पर हमला। एक और तस्वीर सामने आई है जहां रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया और इसी हमले में कई रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा। हकीकत यह है कि वॉर जोन में यूक्रेन के ड्रोन अटैक जारी हैं। रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया, रूसी सैनिकों को टारगेट कर ढेर करने का कैसे किया गया दावा। एक और तस्वीर। और बड़ी खबर है, एद्रिविका में ड्रोन हमला, और ये रूस का यूक्रेन में ड्रोन अटैक है। इसी हमले में एक पुल पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर। वहीं आज की एक और बड़ी खबर है, यूरोप से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है रूस। बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन मूवमेंट से यूरोप कांप गया और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से सामना। स्वीडन की तरफ से दावा किया गया यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप अगला टारगेट। द गार्डियन की फिलहाल ये रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट, क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बाल्टिक में ही सबमरीन कांपा यूरोप। अब बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन देखे जाने से यूरोप में खौफ, और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से लगातार सामना। बाल्टिक में ही तेजी से सैन्य डिप्लॉयमेंट रूस बढ़ा रहा है। स्वीडन की तरफ से यह दावा किया गया और स्वीडिश नेवी के ऑपरेशनल चीफ कैप्टन मार्को पेत्कोविच का यह दावा है, यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट होगा, और यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ तो और तेज होगी रूस की मूवमेंट। हालांकि कुलकर्णी सर, रूस की ये डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट एक बड़े प्रोजेक्शन के तौर पर थी, क्या वाकई सीमित रह सकती है? क्योंकि इस खबर को उस लिहाज से समझना चाहूंगी जहां खुद ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट है, और ये दावे तो फिलहाल ज़ेलेंस्की भी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। देखिएगा सुरभि जी, ये नैरेटिव वेस्ट का है कि अगला टारगेट यूरोप है। सवाल ये है कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं ये 31वां और 32वां देश नेटो के सदस्य बने हैं, और बाल्टिक सी में ज़रूरी नेसेसरी हो गया है रूस को एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन की आधी जो पॉपुलेशन है वो तो वहाँ से माइग्रेट कर चुकी है, तकरीबन 1,00,000 सैनिक उसके मर चुके हैं, उतने ही उसके घायल हो चुके हैं, वहाँ पर वॉर फटीक आ चुका है, उसके पास अब सैनिक नहीं है लड़ने के लिए ज़मीन पर, और
रूस ने 7.5 लाख सैनिक लाकर खड़े कर दिए हैं डोनबास रीजन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे लगता है जैसे दिया बुझने से पहले चमकता है और फिर रोशनी ज़्यादा देता है, वही हालत है। मुझे लगता है दिया बुझेगा, और बुझेगा कब? इसी महीने में बुझेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की के जो सपोर्ट है वो जैसे प्रोफेसर बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? करप्शन चार्जेस प्लस विद्रोह ज़ेलेंस्की के बरखिलाफ, वॉर फटीक यूक्रेन के अंदर, लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर हमला, कीव के नज़दीक हमला, लीव के ऊपर हमला, ज़ैपोरिजिया जाने वाला, ओडेसा जाने वाला DNR और LNR जिसे हम लोग कह रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट 2014 से DNR और LNR जो है, यानी कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दोनों जो रीजन डोनबास के हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं। और तब से लेकर के आज और अब 2014 और अब 2025 और 2022 में ही DNR और LNR जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं। तो ऐसी हालात में मुझे नहीं लगता है ज़ेलेंस्की अब खतरा यूरोप को इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो 65% नेटो को फाइनेंस करता है, अगर उसने अपना हाथ पीछे ले लिया तो नेटो के पास बचा ही क्या। लेकिन अमेरिका के फैसले इंटरमिटेंट फैसले लग रहे हैं, जो लगातार अपने फैसलों को होल्ड पर भी करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करने का ऐलान भी कर देते हैं। और ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगली खबर सुनिएगा। क्रिसमस से पहले बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका है। रूस से शांति वार्ता के बीच ही यूक्रेन को अमेरिका हथियार देगा, और अमेरिका से विध्वंसक हथियारों की शिपमेंट को लेकर यह खबर आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की यह रिपोर्ट फिलहाल क्या दावा कर रही है क्रिसमस प्लान को लेकर, यही अगली खबर। क्योंकि यूक्रेन युद्ध में विस्तार, जी हां विस्तार, और यूक्रेन को नए सिरे से हथियार अब अमेरिका भेजेगा। GPS गाइडेड किट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन, हथियार या सुरक्षा समझौते के जरिए समर्थन, और रूस को चेतावनी कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या है? क्योंकि यूरोपीय देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का संदेश है। ऐसे में सवाल प्रोफेसर अमिताभ यही कि शांति वार्ता के बीच यूक्रेन हथियार क्यों भेजे जा रहे हैं? हमेशा से एक डिमांडिंग पोजीशन में रहा है कि वेस्टर्न इक्विपमेंट्स उसको मिले, और वो मिलते भी रहे। और अगर युद्ध समाप्त भी होता है, अगर कोई सीज फायर जो भी होता है, उसके बाद भी यूक्रेन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटीज की जो बात है वो अब तक अश्योर्ड नहीं है यूक्रेन को। तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा असला साजो सामान जमा किया जाए कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्रिपेयर्ड रहे। और उसके अलावा इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, खासकर ड्रोन या अदर सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, इनकी इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है, और वो काफ़ी मारक क्षमता उनकी देखें तो वो 1,500 किलोमीटर तक के ड्रोन खुद बना रहे हैं, और इसमें वेस्ट ने भी उनकी मदद की है। तो आने वाले समय में जब भी ये लगेगा कि यूक्रेन वल्नरेबल है, यूरोप उतना विथस्टैंड नहीं कर रहा है प्रेशर रशिया से, तो यूक्रेन अपने आप को भी डिफेंड कर पाए, ये भी वो चाहता है। लेकिन इसमें यह भी है कि ये कब तक अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। अगर ये रुका नहीं इस साल के या अगले 2 महीने में, तो यूक्रेन के पास लड़ने के लिए लोग नहीं रहे। सिर्फ इक्विपमेंट से लड़ाई नहीं होगी, इंडिविजुअल्स है ही नहीं वहां। लेकिन अमेरिका के यही फैसले क्या अब नेटो को भी वल्नरेबल बना सकते हैं? ये सवाल अगला इसलिए होगा क्योंकि नेटो को झटका देने वाली एक बड़ी खबर आ रही है, और नेटो से दूरी अमेरिका बढ़ा रहा है। नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस। हालांकि अभी कुलकर्णी सर आपने इस बात का जिक्र किया कि आखिर नेटो किस तरीके से अमेरिकी मदद पर निर्भर करता है। ऐसे में ये रिपोर्ट में किया जा रहा दावा है कि अब नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस, और यूरोपीय सहयोगियों को अमेरिका ने यह जानकारी भी दे दी है। बड़ी बात यह है कि 2027 के बाद यूरोपीय देशों से रक्षा सहयोग कम होगा, और 3 अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की यह सनसनीखेज रिपोर्ट फिलहाल क्या है, यही अगली बड़ी खबर। और सवाल कि नेटो से दूरी ट्रंप की क्या मजबूरी? हालांकि अमेरिका ने नेटो से दूरी बढ़ाने की शुरुआत की है, और यूरोपीय देशों को सैन्य सहयोग कम करेगा अमेरिका। 2027 के बाद यूरोपीय देशों को सुरक्षा नहीं देगा यूएस, और यूरोपीय देशों की जगह इंडो पैसिफिक रीजन अमेरिका की प्राथमिकता है। हालांकि अमेरिका अब चीन पर सैन्य दबाव बढ़ाने को लेकर जोर देगा। यूरोपीय देशों को नेटो की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं, यही ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। जिस बात का एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे थे वही थोड़ी डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि अमेरिका भरोसे नेटो। क्यों? क्योंकि नेटो के कुल रक्षा खर्च का 64% अमेरिकी योगदान है।
हालांकि नेटो कुल रक्षा खर्च उसका 1451 अरब डॉलर का है, और इसके बाद इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका का रक्षा खर्च 935 अरब डॉलर है, जबकि जर्मनी का रक्षा खर्च है 93.7 अरब डॉलर। साथ ही ब्रिटेन का रक्षा खर्च है 84.2 अरब डॉलर का, और फ्रांस का रक्षा खर्च है 64.5 अरब डॉलर का। ये जो फिलहाल इंफॉर्मेशन कुलकर्णी सर इसलिए सामने रखना जरूरी था क्योंकि अगर इसी मदद को देखते हुए आज आप अपने हाथ विड्रॉ करने के लिए तैयार है, तो क्या ये आने वाले वक्त में नेटो के लिए वल्नरेबल सिचुएशन नहीं हो जाएगी? और 2027 इसलिए सर क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स हों वो यही दावा कर रहे हैं कि 2027 ही वो वक्त हो सकता है जहां रूस की ये तैयारी एग्जीक्यूट होते हुए सीधे यूरोप पर हमला संभव है। सुरभि, नेटो बगैर अमेरिका के कुछ भी नहीं है, इसलिए अमेरिका बार बार नेटो के ऊपर दबाव डाल रहा था बाकी देशों पे, 31 देशों पे, कि वो 5% अपने जीडीपी का खर्च करे। और आज भी जो भी नेटो को हथियार चाहिए यूक्रेन के लिए, यूएसए क्या कर रहा है? वो खरीदो, हमारे से खरीदो, आप खरीदो और यूक्रेन को दो। अब यूक्रेन खरीद कर, यूक्रेन जो है दूसरे के कंधे से गोली चला रहा है, तो यूक्रेन के पास क्या है? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूस ने इस साल लगातार हर महीने 465 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंवाया है हर महीने, जो कि जब से लड़ाई शुरू हुई है सबसे ज्यादा इस साल गंवाया। इसका मतलब इतना सब कुछ देने के बावजूद भी यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता है। यकीनन जैसे अमिताभ जी बता रहे थे, फ्लैमिंगो मिसाइल्स 1500 किलोमीटर की रेंज के यूक्रेन खुद बनाता है, पर लेकिन सवाल यह है इतना जो प्रिसिजन फायरिंग हो रहा है यूक्रेन के द्वारा, वहां मदद कौन कर रहा है? जरूर अमेरिका ही मदद कर रहा है। अमेरिका जब तक उनको टारगेट्स नहीं दे रहा है, जब तक प्रिसिजन एम्यूनिशन नहीं दे रहा है, जब तक जीपीएस के उनको पूरे ग्रिड रेफरेंसेस नहीं दे रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि इतना लगातार रूस के इंस्टॉलेशन, रूस के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करना, उनके टीयू बॉम्बर्स के ऊपर हमला करना। मुझे लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोहरी चाल अमेरिका भी खेलने की कोशिश कर रहा है। दिखावा यह है कि हम यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, हम यूरोपियन यूनियन की मदद। दोहरी चाल अमेरिका की, अब ये दोहरी चाल किस पर आने वाले वक्त में और हावी हो सकती है, इसकी चिंता वाकई यूरोपीय देशों की बढ़ चुकी है। क्योंकि अगली खबर भी सुनिए, अमेरिकी फैसले से ही यूरोपीय देशों में हड़कंप मच चुका है, जहां लंदन में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर यह खबर है। इमरजेंसी बैठक में शामिल होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी, और फ्रांस के राष्ट्रपति का मीटिंग से पहले रूस पर निशाना, रूस पर दबाव जरूरी, शांति नहीं चाहते हैं पुतिन। हालांकि रूस का खौफ, यूरोप की बैठक, मतलब जरूर समझाइएगा प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि फिलहाल खबर पर इंफॉर्मेशन जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के लीडर्स की ये इमरजेंसी बैठक हो रही है और लंदन में ज़ेलेंस्की भी इसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होंगे, और क्रिसमस से पहले रूस के बड़े हमले को लेकर यह मीटिंग हो रही है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि रूस शांति नहीं, युद्ध जारी रखना चाहता है, यही दावा किया गया है। लेकिन रूस पर हमले का नया प्लान, क्या इस पर लंदन में मुहर लगने वाली है? क्योंकि सवाल यह है कि क्या मिसाइल, ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्या रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाएगा, क्या रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी, क्या हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे, और क्या यूरोपीय देश मिलकर रूस को घेरेंगे? क्या रूस को कमजोर करने के प्लान पर इस मीटिंग में चर्चा होगी, और रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूरोप ही है? क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मुहर लगेगी? ओवर टू यू प्रोफेसर अमिताभ। कोएलिशन ऑफ द विलिंग बनाया है, जिसमें यूरोप के कई राज्य हैं, जिसमें ये 3 बड़े राज्य हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। कोएलिशन ऑफ द विलिंग का पर्पस ये है कि इन केस अगर अमेरिका विड्रॉ कर जाता है, जो अब तो लगभग कर चुका है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, तो वो उसको प्रॉप अप करते रहेंगे। इसके लिए वो बार बार मीटिंग करते रहते हैं, और वो किसी न किसी तरह चाहते हैं कि यूक्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि यूक्रेन के पास इस समय रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं है। ये तीनों कल ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि बेल्जियम में 160 बिलियन US डॉलर के करीब पड़ा है, उसके अगेंस्ट लोन लेके यूक्रेन को दिया जाए, ताकि वो सैनिक सामान या अपने खर्च वहन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं अटैक के लिए। मुझे लग रहा है ये ऑफेंस और डिफेंस और सीज फायर तीनों की तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप में, अमेरिका में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पीस के प्रति, इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लगे हुए हैं कि यूरोप अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा। I will pick up your words, sir. Sorry to butt in. लेकिन ऑफेंस, डिफेंस और सीज फायर को लेकर बड़ी प्लानिंग, ऐसे में प्लानिंग को लेकर ही अगली बड़ी खबर भी सुनिए, जहां बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो देश जर्मनी भी है, और जर्मनी की सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश को लेकर एक खबर आ रही है, जहां यूरोप की सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। सेना के लिए ही 2,50,000 G95 असॉल्ट राइफल जर्मनी खरीदेगा।
तो क्या जर्मनी में अब रूस से युद्ध की बड़ी तैयारी हो रही है? क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है, जहां 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है और टोर्नेडो फ्लीट तैयार जर्मनी कर रहा है। इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि जर्मनी की जंग की इस तैयारी का मतलब क्या है? आज के इस हालात में F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ाने का फैसला ले रहा है। अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की ये तैयारी है, 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है और 2026 मध्य तक F-35 की डिलीवरी भी हो जाएगी। हालांकि यूरोप को आशंका है, जिस बात का जिक्र मैंने कुलकर्णी सर आपसे सवाल करते हुए किया था, 2027 तक हमला कर सकता है रूस। कुलकर्णी साहब, सुरभि, अगर 2027 तक ये लड़ाई चलनी है तो इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए, उसका क्या फ़ायदा? लड़ाई जब तक 2025 में नहीं रुकेगी तो तबाही ही तबाही होगी। चाहे तीसरा महायुद्ध ना हो, पर तबाही जरूर होगी, और तबाही किसकी होगी? यूरोप में होगी। तो जर्मनी मुझे नहीं लगता है लड़ने की तैयारी कर रहा है, पर अपने को बचाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जर्मनी जानता है कि रूस के साथ 2.5 लाख सैनिक क्या है। रूस ने तो 7.5 लाख सैनिक सिर्फ यूक्रेन के विरुद्ध खड़े कर रखे हैं। तो दूसरे महायुद्ध में भी उनको मालूम है, आज तक दूसरे महायुद्ध के बाद भी गैस की जो देता था रूस जर्मनी को 30%, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये क्या है? ये सारा का सारा जर्मनी के लिए रूस ने बनाया। तो मुझे लगता है ये सब दोहरी चाल है। सवाल ये है, यूक्रेन की मदद अमेरिका नहीं करेगा। यूक्रेन लड़ाई हार चुका है और अब उसकी घोषणा होनी सिर्फ बाकी है, और यूरोप को अब डर लग रहा है कि अगर ऐसी हालत में जो मकसद उनका था कि रूस के ऊपर वो हावी हो पाएंगे, नहीं होगा। अमेरिका को लगता है अब रूस जब तक अमेरिका के साथ खड़ा नहीं दिखता है या न्यूट्रल भी नहीं दिखता है तो चीन हावी होने का खतरा है। तो रिपोर्ट्स बहुत बड़े दावे कर रही हैं सर, क्योंकि यूक्रेन वॉर पर ही ये ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है यूक्रेन युद्ध, और यूरोपीय नेता ट्रंप प्रशासन की डील से भी नाराज हैं। और यही बात लगातार एक्सपर्ट्स भी आज के इस हालात में जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसी आधार पर साफ हो चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में फैसला क्या वाकई होने वाला है? फिलहाल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है? निर्णायक मोड़ पर क्या वाकई ये युद्ध पहुंच चुका है? हालांकि 2027 तक हो रही बड़ी तैयारी के बारे में अभी तक आपने खबरें देखी, लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो दावा कर रही है कि अब यूक्रेन संघर्ष निर्णायक फेज में पहुंच गया है। अमेरिका यूरोप रिश्तों में दरार बहुत गहरी हो चुकी है। अब ये गहरी दरार आने वाले वक्त में प्रोफेसर अमिताभ कैसे हावी हो सकती है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है सभ्यता संकट की ओर यूरोप बढ़ा है, और यूरोपीय नेता ट्रंप की पीस डील को सरेंडर मान रहे हैं। अमेरिका के बिना यूक्रेन की फंडिंग पर संकट, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ट्रंप के ही पीस डील के बीच रूस के भीषण हमले किस तरीके से जारी हैं, उसकी तस्वीर भी देखिए। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने जोरदार बमबारी की है, ड्रोन और मिसाइल से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों को कैसे दहला दिया गया, उसकी एक और तस्वीर है। हालांकि ट्रंप का ये पीस प्लान और पुतिन का ये विजय अभियान, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के इस हालात में लगातार हो रहे हमलों को लेकर ही पुतिन, रूस जिस तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों को दहला चुका है, उसकी ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हो रहे हमलों के तहत रूस बड़े स्तर पर इलाके का कब्जे का दावा कर चुका है, और यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस की ही जोरदार बम वर्षा को लेकर एक और डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि खबर है शांति समझौते के बीच रूस का यूक्रेन पर हमला। कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। अमेरिका से बातचीत के बीच ही रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर 650 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए, 51 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के अधिकारी का दावा यह है कि जंग में रूस बहुत आगे, जंगी मैदान से लेकर बातचीत के टेबल पर लीड है रूस। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और बातचीत के साथ यूक्रेन पर हमले भी जारी रहेंगे। अमिताभ सर, यही तो बात है कि पुतिन कहीं ना कहीं आज के इस हालात में जिस तरीके से अपने एक्शंस को अंजाम दे रहे हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो साफ कर चुके हैं कि अपनी मांगों से वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और झुकना ज़ेलेंस्की को ही होगा। देखिए, रूस का शुरू से यह प्लान था कि किसी न किसी तरह जो फाड़ क्रिएट किया जाए नेटो में, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में, उसमें चाहे अनचाहे, चाहे पुतिन के चाहने से ऐसा हुआ है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रंप के आने से ये इसकी शुरुआत हो गई है। और जिस तरह के डिसीजंस ट्रंप ले रहे हैं, आज का कुछ कल कुछ, आज सपोर्ट करेंगे ज़ेलेंस्की को, कल पुतिन के साथ हो जाएंगे, तो वो ये बखूबी जानते हैं कि इस समय यूनाइटेड फ्रंट
यूरोप या ट्रांस अटलांटिक यूरोप नहीं है, तो उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप उनकी बयानों को भी सुनेंगे तो वो हमेशा ट्रंप को प्रेज करते हैं, हमेशा अमेरिका को प्रेज करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि यूरोप इसके पीछे पड़ा है कि किसी न किसी तरह शांति नहीं हो। और उसमें सच्चाई भी काफी हद तक है, क्योंकि यूक्रेन को मोहरा बना के यूरोप ने खड़ा कर दिया है, अब वो पूरी तरह उनके सामने है और रूसी सेना आगे बढ़ते जा रही है। जेलेंस्की इस मोहरे के इन दोनों फाट के बीच खड़े हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, उनकी देश की जनता मारी जा रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रोड्स, उनके पुल, वो सारे तबाह हो रहे हैं। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि पुतिन अपने इंटेंशन में एकदम सही थे कि उन्होंने वो दो फाड़ क्रिएट कर दिया है और उनकी सेना भी आगे बढ़ती जा रही है। वो कहीं क्या अब ये सवाल लाजमी होगा कि पुतिन ने कहीं न कहीं अमेरिका को वल्नरेबल कर दिया है, कि अमेरिका के दबाव के बीच ही अब जेलेंस्की पूरी तरीके से अलग थलग नजर आ रहे हैं? और ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ लगातार जिस सपोर्ट करने और विड्रॉ करने को लेकर अमेरिका फैसले ले रहा है, वो जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। फिलहाल एक तस्वीर, अब ये रूस यूक्रेन जंग पर टेलीग्राफ की तरफ से किए गए उस बड़े दावे को लेकर खबर है, जहां पोक्रोवस पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है और पोक्रोवस के पूरे इलाके पर रूसी सेना मौजूद है। रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। पोक्रोवस की जीत से ही जंग में रूस का पलड़ा भारी हो चुका है, यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस इलाके की है पोक्रोवस की। हालांकि समझिए कि यूक्रेन वॉर में ही क्या वाकई खेल बदल गया है, क्योंकि पोक्रोवस पर रूस के कब्जे का मतलब समझेंगे। उससे पहले जानिए, पोक्रोवस में ही रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। रूस ने 15 दिसंबर तय की थी कब्जे की तारीख और 15 दिन पहले ही पोक्रोवस में रूस के कब्जे को लेकर खबर है। हालांकि पोक्रोवस में मजबूत स्थिति में रूस की सेना जिस तरीके से पहुंच गई है, दक्षिण पश्चिम हिस्से पर रूस के कब्जा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या पोक्रोवस के बाद यूक्रेन की सेना अब सरेंडर मोड पर है? ये वल्नरेबल सिचुएशन सर हो चुकी है, लेकिन सवाल उस लिहाज से कुलकर्णी सर, रूस कैसे कामयाब हो पाया इस मकसद में कि उसने अमेरिका को इस दबाव में ला दिया? क्या अमेरिका को यह समझ आ गया कि खतरा यूरोप पर बढ़ चुका है, इसलिए यूक्रेन का सरेंडर करना मजबूरी आज के इस हालात में जरूरी हो चुका है? क्या अमेरिका यह समझ चुका है कि यूक्रेन को मदद देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज के इस हालात में पुतिन कहीं भी अपनी कंडीशंस में विड्रॉ नहीं करेंगे? और क्या वो ये समझ चुके हैं कि 96,000 एरिया इस पूरे कब्जे का मतलब यह है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर यहां पर रिकैप्चर नहीं कर सकता है? बिल्कुल सुरभि, अगर आप देखें 2001 से जब बाइडेन और उनका लड़का हंटर यूक्रेन में थे और जब बाइडेन 2008 से लगातार वाइस प्रेसिडेंट बने तो 2017 तक उनको सब कुछ मालूम था। उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप समझ गए थे कि जो अपना पुतिन है 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस वक्त क्रीमिया उन्होंने ले लिया, लुहांस्क ले लिया, डोनेट्स्क ले लिया, तो ये दो इलाके लेने के बाद और फिर जब 2022 में लड़ाई शुरू हुई उसके बाद लगातार इस एरिया को वो इसके साथ साथ उन्होंने ज़ापोरिजिया भी ले लिया, खेरसों भी ले लिया, ओडेसा भी ले लिया, उधर खार्किव भी ले लिया। तो आप समझ सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं 96,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन गंवा बैठा। इस दौरान यूक्रेन की आधी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर गए, उसके बाद आदमी नहीं है लड़ने के लिए, वॉर फटीग आ गई है, कहाँ यूक्रेन लड़ेगा? और यूरोपियन यूनियन में इतना दम नहीं है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सके। अमेरिका का खुद का फाइनेंशियल पोजीशन इतना खराब है कि वो वेनेजुएला के तेल के ऊपर उसकी निगाह रखी हुई है। पैसा अमेरिका के पास नहीं है यूक्रेन को देने के लिए। अमेरिका कह रहा है यूरोपियन यूनियन को, आप हथियार खरीदो और यूक्रेन को दो, यानी कि यूक्रेन को हथियार देने के लिए आप कह रही है 2027 तक मिलेंगे। तो क्या ये लड़ाई इतनी लंबी चल सकती है? आपको लगता है यूक्रेन जिंदा रहेगा? मतलब जेलेंस्की ऐसा रह गया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दूसरे के बलबूते पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है खुद के बलबूते पे, जो रूस ने दिखा दिया कि रूस को कोई भी यूरोप में कोई भी देश हरा नहीं सकता, अमेरिका उसके ऊपर दबाव डाल नहीं सकता है। अगर रूस को अलग थलग करने की कोशिश की वो हो नहीं सकती। और रूस का अस्तित्व और ऊंचा हो गया है, उसका जीडीपी और बढ़ गया है, और जिस प्रकार से उसको रेड कारपेट का वेलकम हिंदुस्तान में मिला है उसके बाद तो रूस का पलड़ा बहुत बहुत भारी है। अमेरिका वाकई चिंतित है कि हालत मतलब कुछ तो एक मैं कहूँगा ऐसा एग्जिट मिलना चाहिए जिससे यूक्रेन की इज्जत भी बची रहे और रूस जो इज्जत है वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन यूक्रेन की इज्जत कैसी बचाई जाए, अब वो यूएस को खतरा हो रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर है, और ये चेर्नोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा कैसे बढ़ रहा है उसको लेकर खबर। रूस के कई ड्रोन से चेर्नोबिल प्लांट को नुकसान को लेकर दावा किया जा रहा है। इसी हमले से चेर्नोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह हो गई है। तो फिलहाल रूस के ड्रोन प्रहार
लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर है, चेर्नोबिल में टूट चुकी है रक्षा दीवार, और ये इसलिए क्योंकि समझिए कि किस तरीके से अब इसी हमले से चेर्नोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह होने का दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें, इसी के तबाही के बाद, इसी हमले के बाद प्लांट से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब बड़ी खबर पर डिटेल आपके सामने, जहां पहली बड़ी बात है कि चेर्नोबिल का प्रोटेक्टिव शील्ड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरी बड़ी बात कि IAEA ने भी कह दिया है कि प्लांट में मुख्य सेफ्टी फंक्शन बंद हो चुके हैं। प्लांट अब रेडिएशन रोकने की क्षमता खो चुका है। प्लांट को अस्थायी मरम्मत से बहुत ज्यादा फायदा नहीं, और चेर्नोबिल प्लांट से ही रेडिएशन का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर पर जाऊं उससे पहले प्रोफेसर अमिताभ जरा ये समझाइए, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट को लेकर ही लगातार आ रही इन खबरों के बीच ये साफ है कि हाई वैल्यू टारगेट्स की जहां तक हम बात करते हैं, उसमें रूस के इन हाई वैल्यू टारगेट्स पर हिट करने की वजह से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए आज ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो इस वॉर ने यह दिखा दिया है कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट से। जापोरिजिया को हमने देखिए, चेर्नोबिल जो कितने दिनों से बंद पड़ा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होता है, उसमें कई सारे रिएक्टर्स अभी बंद पड़े हैं, लेकिन उनका जो न्यूक्लियर साजो सामान है वो वहां बरकरार है। उस पर भी अटैक बढ़ते जा रहे हैं, और IAEA ने पहले भी ये बड़ा स्टर्न स्टेप लिया था और ये बताया भी था कि ऐसे इवेंट्स नहीं होने चाहिए। और यहां तक बात आ गई थी उस समय कि ये इनको इम्यून कर दिया जाए, जो भी न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट्स हैं, उनको इम्यून कर दिया जाए, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाएंगे अगर ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से ये वॉर नेवर एंडिंग वॉर होता जा रहा है, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बंद हो गया, चेर्नोबिल के इंसिडेंट के बाद वो बंद ही था, लेकिन वहां भी रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें IAEA, अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर रेडिएशन होगा तो सिर्फ यूक्रेन को ही घाटा नहीं होगा, उससे रूस को भी घाटा होगा, और उससे जहां वो हवा का फ्लो होगा उन सारे रीजन्स को अफेक्ट करेगा। तो जिस तरह से रेडिएशन का थ्रेट है वो लॉन्ग टर्म उसका इंपैक्ट होता है। ये वॉर की तरह नहीं है कि आया और गया, जितने लोग हताहत हुए, ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। IAEA इसका संज्ञान ले रहा है। मुझे पता है जो उनके IAEA चीफ हैं वो वहां जाने वाले भी हैं इस चीज को देखने के लिए, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उनको देख के यही लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है, न्यूक्लियर रेडिएशन को, खासकर जब यूक्रेन जैसे बड़े देश के लिए इस समय ये सबसे बड़ा खतरा होगा कि किस तरह न्यूक्लियर रेडिएशन से पूरे उनके देश को या अन्य पड़ोसी राज्यों को बचाया जाए। बिल्कुल, हालांकि आने वाली स्थिति को देखते हुए अगली बड़ी खबर का भी मैं रुख करूं, उससे पहले आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आ रही इन तस्वीरों के बीच दी जा रही चेतावनी और संकेत आज के इस हालात में आने वाले वक्त में कैसे हावी हो सकते हैं, यही हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। फिलहाल एक और बड़ी खबर है, जर्मनी के एयरपोर्ट में संदिग्ध ड्रोन से मचे हड़कंप को लेकर, जहां आपको बता दें बर्लिन में ही संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट है और एयरपोर्ट की सुरक्षा भी जर्मनी बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर, जर्मन एयरपोर्ट पर ड्रोन यूनिट एक्टिव है। अब जर्मनी में हमले का अलर्ट समझिए, जहां जर्मनी में ही जर्मनी के एयरपोर्ट्स में संदिग्ध ड्रोन दिखा है और बर्लिन के एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर सामने आई है। जर्मन एयरपोर्ट में ही एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर है। कई एयरपोर्ट्स में एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया है। लेकिन इस बीच जर्मनी में हमले के अलर्ट को उस लिहाज से भी समझिए जहां सबसे बड़ी खबर है कि अक्टूबर से अब तक 190 संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं और बढ़ते खतरों को ही देखते हुए नई ड्रोन यूनिट्स को तैयार किया गया है। फिलहाल रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ। बड़ी खबर है, 2030 तक रूस से जंग की तैयारी में है यूरोप और वॉर इकोनॉमी का निर्माण यूरोप कर रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन का यह बड़ा दावा है। पुतिन के नजदीकी माने जाते हैं विक्टर ओर्बन। तो फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए आज के इस हालात में किस तरीके से जंग की तैयारियों को लेकर बड़े दावे हो रहे हैं। फिलहाल रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ है।